नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो सीरीज चली थी इंग्लिश की, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हम लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करेंगे और उसको आज कंप्लीट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स सेम। सेम मीन्स सिनोनिम। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? दैट द बॉय हैड नॉट रिकग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसके सेम मीनिंग देखना है, मतलब सिनोनिम देखना है। तो ऑब्वियस मीन्स क्या होता है? ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट। ठीक है, ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है? OBVIOUS। ठीक है, स्पेलिंग भी देख लीजिए इसकी। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। क्लियर मीन्स भी होता है स्पष्ट। ठीक है, इसके जो BCD ऑप्शन है वो भी देख ले रहे हैं। बी में कह रहा है सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स होता है रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी। और हिडन मीन्स क्या होता है? हिडन मीन्स मतलब छिपा कर की, छिपाना, छिपाया हुआ। ठीक है, हिडन मीन्स होता है छिपाया हुआ। और सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त या रहस्यमयी। और हेजी मीन्स क्या होता है? हेजी मीन्स होता है अस्पष्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दैट द बॉय हैड नॉट रिकग्नाइज द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। ठीक है, तो यह स्पष्ट था, उस लड़के ने जो अध्यक्ष थे उनको नहीं पहचाना था। ठीक है, यह स्पष्ट था कि उस लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। उस फर्स्ट में सिनोनिम पूछा था, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो अपोजिट मीन्स होता है वही एंटोनिम पूछ रहा है। देखेंगे, एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड्स कैन रिपील बर्ड्स। तो रिपील का एंटोनिम पूछ रहा है। रिपेल मीन्स क्या होता है? पीछे हटना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे? पीछे हटना का जो एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? आकर्षित करना, आकर्षण। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड्स कैन रिपील बर्ड्स। जो अत्यधिक तीव्रता की ध्वनि है पक्षियों को प्रतिकर्षित, ठीक है, कर सकती है। क्या होगा? जो अत्यधिक तीव्रता की ध्वनि पक्षियों को पीछे या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अत्यधिक तीव्रता की ध्वनि पक्षियों को प्रतिकर्षित। रिपील्स मीन्स क्या होता है? प्रतिकर्षित या पीछे करना। और अट्रैक्ट मीन्स क्या होगा? आकर्षित करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अट्रैक्ट। एब्जॉर्ब, चलिए BCD पार्ट भी देख लेते हैं। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोखना। ठीक है, कंफ्यूज मीन्स क्या होता है? भ्रमित करना। ठीक है, और कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
3 में देखेंगे, 3 में कह रहा है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे भी अपोजिट पूछा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है रियल एस्टेट प्राइजेस हैव प्लमेटेड इन द पास्ट 6 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले प्लमेटेड का अर्थ जान लेते हैं। प्लमेटेड PLUMMETED। प्लमेटेड मीन्स होता है तेजी से गिरना। ठीक है, तो रियल एस्टेट के जो दाम हैं पिछले 6 महीनों में तेजी से गिरे हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो अपोजिट देखना है, ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा सही होगा वो देखेंगे। क्वेश्चन करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लमेटेड मीन्स होता है तेजी से गिरना, और यहाँ पे पूछा था क्या अपोजिट। तो राइज एंड शार्पली मीन्स क्या होता है? राइज एंड शार्पली मीन्स होता है तेजी से बढ़ना। ठीक है, तेजी से बढ़ना। क्लियर हो गया होगा। राइज एंड शार्पली मीन्स होता है तेजी से बढ़ना, और प्लमेटेड मीन्स होता है तेजी से गिरना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें जो ABC ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। कंप्लीटली फॉलन, कंप्लीटली फॉलन मीन्स होता है पूर्ण रूप से गिरना। ठीक है, पूर्ण रूप से गिरना। और प्लंग डाउन मीन्स क्या होता है? प्लंग डाउन मीन्स होता है नीचे गिरना। वही प्लंग डाउन मीन्स होता है नीचे गिरना। ठीक है, और मल्टीपल ट्वाइस मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाइड ट्विस। मल्टीप्लाइड ट्विस मीन्स होता है दोगुना बढ़ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ABCD चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। ठीक है, राइज एंड शार्पली, राइज एंड शार्पली मीन्स होता है तेजी से बढ़ना। ठीक है, प्लमेटेड मीन्स क्या होता है? तेजी से गिरना, और राइज एंड शार्पली मीन्स होता है तेजी से बढ़ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का पूछ रहा है, कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओविंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, जो थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में ए ऑप्शन है ओविंग टू, बी ऑप्शन है कुड नॉट लीव, और सी ऑप्शन में है इन इट्स, और डी ऑप्शन में है टाइम ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? सबसे पहले ये देख लो, इसका ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी पार्ट में गलती है, इनिट्स नहीं होगा। इनिट्स के स्थान पर क्या होगा? एट का प्रयोग किया जाएगा, एट। ठीक है, एट इट्स। चलिए इसको देख लेते हैं। इनके प्लेस पे क्या होगा? इनके प्लेस पे एट का प्रयोग किया जाएगा इधर। क्यों होगा बोलते? ओइंग टू बैड वेदर, जो खराब मौसम था, और द एरोप्लेन हवाई जहाज कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर, उसके जो प्रस्थान का समय था उसके समय पर वो लीव मतलब डिपार्ट नहीं हो सका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द एरोप्लेन कुड नॉट लीव एट इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसका क्या अर्थ होगा? मतलब यहाँ पे एट का यूज क्यों किया गया है? एट इट्स क्यों किया गया है? तो इनका जो प्रयोग होता है सामान्यतः समय अवधि को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका जो यूज होता है, इनका यूज वो सामान्यतः समय अवधि को
बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ऐट का प्रयोग किसी निश्चित समय, ठीक है। इनका प्रयोग समय अवधि के लिए और ऐट का प्रयोग निश्चित समय के लिए, ठीक है। निश्चित समय, यहाँ पे टाइम निश्चित है ना, कि जो एक्सपेक्टेड टाइम पे डिपार्चर नहीं कर सका था, इसके लिए यहाँ पे इनके प्लेस पे ऐट का यूज हो गया। और इनका इनका प्रयोग कब होता है, जब समय अवधि के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। 5 में कह रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें अभी ग्रामेटिकल एरर देखना है, देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विच ग्रीव एलोंग द रिवर नील, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बस फर्स्ट मेड, बी में आउट फ्रॉम, सी में विच ग्रीव और डी में क्या दिया है एलोंग। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा वो भी देखेंगे। आउट फ्रॉम द इजिप्टियंस, जो मिस्र, इजिप्टियंस क्या होता है मिस्र, फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम, तो आउट फ्रॉम के जो फ्रॉम नहीं आएगा आउट ऑफ आएगा, ठीक है। आउट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जो मिस्र के निवासियों ने सबसे पहले पेपरस को पेपर बनाया था, बीच गुरु एलोंग द रिवर नील, जो नील नदी थी उसके साथ साथ में वो गुरु मीन्स क्या होता है उगाना, ठीक है। पेपरस के द्वारा उन्होंने पेपर को बनाया था मिस्र के निवासियों ने, ठीक है। और जो कि जो पेपरस था वो कहाँ पे होता था, नील नदी के साथ साथ में उगता था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आउट फ्रॉम की जगह पे आएगा आउट ऑफ। द इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट ऑफ पेपरस विच ग्रू एलोंग द रिवर नील। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। तो देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर दिया हुआ है। वन डे अ वेल्दी मैन ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड। तो कौन से पार्ट में गलती है, ए में दिया हुआ वन डे, बी में वेल्दी मैन एंड सी में आउट ऑफ और डी में इन विच। तो यहाँ पे जो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ होगा यहाँ पे, आउट ऑफ, डबल एफ नहीं होगा, ओनली सिंगल एफ का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखेंगे और तो इसका एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि एक जो वेल्दी मैन था उसको ग्रेट बिग सिटी, महान जो बड़ा शहर था जिसमें वह रहता था, उसके बाहर उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। एक दिन एक अमीर आदमी को शहर के बाहर जिसमें वह रहता था बाहर निकाल दिया गया था। आउट ऑफ आएगा, आउट ऑफ, इसमें जो करेक्ट होगा डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आएगा। ड्रॉप आउट मीन्स क्या होता है, बाहर निकाल देना, ड्रॉप आउट, बाहर निकाल देना, ड्रॉप आउट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखेंगे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। तो इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली सच अ मैन अवेलेबल। तो सबसे करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर मैप नहीं है, हाँ मैप ही है, ठीक है। यहाँ पे मैन नहीं है, मैप है, यहाँ पे है मैप, ठीक है। इट इज़ रेयर बिकॉज इट इज़ द ओनली सच अ मैप अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्या आंसर होगा,
सच जो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सच अ मैप नहीं होगा, मैन नहीं है, मैप है, मैप। सच अ मैप नहीं होगा, सच अ मैप की जगह पे क्या होगा देखते हैं। इट इज रेयर, यह दुर्लभ है, क्योंकि इट इज द ओनली सच अ मैप अवेलेबल, मतलब यह दुर्लभ है क्योंकि यही एक जो मानचित्र है उपलब्ध है। ठीक है, तो सच अ मैप की प्लेस पे क्या आएगा? मैप दैट इज, मैप। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली मैप दैट इज अवेलेबल। सच अ मैप नहीं होगा, दैट इज मैप। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे पूरा क्लियरली देख लेते हैं दोबारा से। इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली मैप दैट इज अवेलेबल। ठीक है, यह दुर्लभ है क्योंकि यही एक मानचित्र है जो कि उपलब्ध है। तो सच्चा मैप नहीं होगा, मैप दैट इज होगा, मैप दैट इज अवेलेबल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, देखेंगे। तो कह रहा है द गर्ल एक्सप्लेन्ड टू देम दैट हर हैड ऑलवेज लाइक्ड फ्लाइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर। जो लड़की थी वो क्या कर एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं उसको यही बता रही थी कि जो उसका वो जिसका जो हमेशा जो फ्लाइंग करती है, मतलब हवा में रहती है, जो भी है फ्लाइट में जहाँ पे भी, हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर, हवा में रहने पर भी वो है बिल्कुल भी डरती नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है? सबसे ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है बी, दैट हर हैड। दैट हर हैड में क्या होगा यहाँ पे? दैट हर नहीं आएगा यहाँ पे, हर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, दैट सी हैड आएगा। क्यों आएगा सी हैड? इसलिए आएगा क्योंकि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं ना, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव, ठीक है, कर्ता कारक का जो प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो द गर्ल एक्सप्लेन टू देम दैट सी, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार नॉमिनेटिव केस के अनुसार आएगा सी हैड ऑलवेज लाइक्ड फ्लाइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर। क्लियर हो गया होगा। लड़की कह रही है कि जब मैं हमेशा हवा में रहती थी और मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी। क्लियर हो गया होगा। दैट हर हैड नहीं आएगा, दैट सी हैड आएगा, दैट सी हैड। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस नेमली पी क्यू आर एस आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब एक स्टोरी टाइप में रहती है छोटी सी। देखेंगे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे 9 में क्या है, वो कह रहा है सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे होगा करेक्ट? सबसे पहले कहेगा बी सेट वेटिंग, हम इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मीन्स क्या होता है? अधीरतापूर्वक, जिसको सब्र नहीं रहता है। ठीक है, हम बैठे हुए थे इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली फॉर किसके लिए? आर पी के बाद आएगा क्यू, क्यू में कह रहा है टू एक्सपेंड। यहाँ पे ये गलत है, एस में जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट नहीं है सेंटेंस, इस जो एस पार्ट में यहाँ पे है टू बिगिन। एस पार्ट में क्या है? टू बिगिन।
क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले आएगा बी सेड वेटिंग, हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। इम्पेशेंटली फॉर मतलब अधीरता पूर्वक, किसके लिए, टू बिगिन द मूवी, मतलब जो मूवी के शुरुआत करने के लिए हम अधीरता पूर्वक उसका बैठे बैठे क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद पी आएगा, बी सेड वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर, आर पी, क्यू आएगा, नहीं नहीं ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, वी सेट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर द मूवी। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 9 का जो करेक्ट आंसर सी ही रहेगा, बट देखेंगे दोबारा से। वी सेट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर, आरपी हो गया है, आरपी जो ये एस पार्ट गलती है यहाँ पे टू बिगिन आएगा, ठीक है। तो बी सेट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर, किसके लिए, टू बिगिन द मूवी, ठीक है, आर पी क्यू एस। एक बार और देखेंगे, बी सेट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर द मूवी, डी पार्ट में गलती है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बिगिन। वी सेट वेटिंग, हम बैठे हुए थे, इम्पेशेंटली अधीरतापूर्वक, फॉर किसके लिए, फॉर द मूवी, मूवी के लिए, टू बिगिन शुरुआत होने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आर पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस नेमली पी क्यू आर एस, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। देखेंगे इसमें पी क्यू आर एस में लगाना है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे वो भी देखेंगे। द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो कैसे लगाएंगे, सीरियल में देखेंगे। सबसे पहले आएगा पी, द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस, उसके बाद आएगा क्यू, हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स, पी आर क्यू एस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द मिनिस्टर टोल्ड, मिनिस्टर ने उनको बताया था, उनको क्या बताया था कि जो बिजनेस है, वो व्यवसाय, हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर है उसमें, टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, नए मार्केट में। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, प्रसार करने के लिए, ठीक है। द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो खाली स्थान दिए हुए हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना है। तो कह रहा है, फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू लास्ट काउंटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है उसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा और यहाँ पे किया जाएगा आर्टिकल द का यूज, ठीक है। कैसे, फॉर सिंगल आइटम बिलिंग मतलब कोई भी एक, हम लोग मॉल में जाते हैं तो देखा होगा, कोई एक आइटम लेते हैं, सिंगल आइटम है तो बहुत सारा सामान लेना तो उसके लिए अलग अलग क्यों रहती है, और जो एक आइटम या दो आइटम सिंगल आइटम जो होते हैं उनके लिए अलग क्यों होती है। वही कह रहा है यहाँ पे कि फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट में जो सिंगल आइटम की जो बिलिंग की थी, जो सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो, आपको जाने की आवश्यकता है, टू गो टू द लास्ट काउंटर, ठीक है। सिंगल आइटम बिलिंग के लिए आपको सुपर मार्केट में लास्ट काउंटर पे जाने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं है और यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है और यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले तथा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ लास्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जो यहाँ पे जो लास्ट है ना, यहाँ पे जो लास्ट है ना ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया है आर्टिकल का। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम है, फिर इन द ब्लैंक करना है। कह रहा है यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेंडिंग अदर फेस्टिव्स। तो सबसे करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। द यंग किंग ऑफ नेपाल, जो नेपाल का जो जवान राजा है, प्लांट्स अ ट्री टू मार्क, मतलब उसने एक जो पेड़ का प्लांट में पौधारोपण किया है। द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ, अपने जन्मदिन पर, इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग अदर फेस्टिव्स, जो अलग से जो और भी जो त्यौहार थे उसको नहीं उसमें टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो डेफिनेट हैं। ठीक है। जहाँ पे डेफिनेट चीज़ें होंगी दोनों, वहाँ पे आर्टिकल हमेशा दा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे राजा भी डेफिनेट है और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन भी डेफिनेट है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। निश्चित उत्सव की बात करी जा रही है यहाँ पे, और राजा भी निश्चित ही है। तो द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेंडिंग अदर फेस्टिव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में भी फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है। देखेंगे द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम कन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो एम्प्लॉयर था और जो मैनेजर था, हैव कम, कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव या झगड़ा। ठीक है। अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? लागू करना, ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा। एम्प्लॉयर और किसके बीच? मैनेजर के बीच। इसमें क्या आएगा? कम इनटू द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम इनटू द कन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखेंगे चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है, वो भी देखेंगे। द थीफ विल नॉट बी एबल अलाउड टू गेट, टू है यहाँ पे, टू गेट विथ दिस रॉबरी। जो चोर था विल नॉट बी एबल, योग्य नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रॉबरी करने के लिए। कहाँ से आएगा? विल नॉट गेट अवे। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी देखेंगे। द थीप विल नॉट बी एबल अलाउड टू गेट अवे विद दिस रॉबरी। ठीक है। जो चोर है जो यहाँ पे चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अवे मीन्स होता है चुरा कर भाग जाना। अवे मीन्स होता है भाग जाना। ठीक है। रॉबरी मीन्स होता है चोरी। अलाउड मीन्स होता है अनुमति, जो भी है। द थीप विल नॉट बी एबल टू अलाउड टू गेट अवे विथ दिस रॉबरी। चोर को चोरी करने के बाद उसको भागना नहीं दिया गया। ठीक है। या भाग नहीं पाया। चोर चोरी करने के बाद भाग नहीं पाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनाव करना है। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट एंड नॉट होल्ड एनी एनिमिटी हिज नेबर। मतलब जो धर्म ने क्या निर्णय लिया है, भूलने के लिए निर्णय लिया है पास्ट को, जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं, और नॉट होल्ड एनी एनिमिटी, कोई भी शत्रुता अपने पड़ोसी के साथ वो नहीं रखना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। जो एनिमिटी होती है हमेशा अगेंस्ट आता है, दो लोगों में अपोजिशन या वही अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट, धर्म ने निर्णय ले लिया है जो उसके जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं वो अपने पड़ोसी से शत्रुता नहीं रखना चाहता है, अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखेंगे, बी विल हैव टू पुट अवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। तो इसमें क्या आएगा? गेट्स ऑफ आएगा। 16 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी विल हैव टू पुट ऑफ आवर वेकेशन, हम अपनी छुट्टियों को बाजू रख देंगे टिल, जब तक मेरी मम्मी सही नहीं हो जाती हैं। ठीक है, पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित करना। ठीक है, और क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर वेकेशन टिल माई, जब तक मेरी मम्मी ठीक नहीं हो जाएंगी पूरी तरीके से, जब तक मैं अपनी छुट्टियों को स्थगित कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाउन दिया हुआ है पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे उतरना। ठीक है, और पुट फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड मीन्स होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, या प्रेजेंटेशन, वही होता है। पुट डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना, उतारना, और पुट फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना, और पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? स्थगित करना। वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, जो सेंटेंस दिया हुआ है नीचे उसके लिए वन वर्ड का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखते हैं। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा क्या देखता है? काला पक्ष देखता है जिंदगी का, काला पक्ष। हमेशा हमको अपना पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, डार्क साइड को नहीं देखना चाहिए। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो डार्क साइड देखता है लाइफ की, मतलब जीवन की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेसिमिस्ट, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। और पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है? जो डार्क साइड देखता है उसको कहते हैं निराशावादी। ठीक है, डार्क साइड वाले को कहते हैं पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट का हिंदी अर्थ होता है निराशावादी। क्लियर हो गया होगा। इसमें जो ए बी सी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी। ठीक है, साइनिक मीन्स होता है निंदक, और एथिस्ट मीन्स क्या होता है? नास्तिक। क्लियर हो गया होगा। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का काला पक्ष देखता है उसको कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी, और साइनिक मीन्स होता है निंदक, और एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, वही सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स,
मतलब जो कलेक्शन शेरों का झुंड इकट्ठे होते हैं ना शेर, उनको क्या कहते हैं? उनको प्राइड कहते हैं। शेर जब इकट्ठे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और जो ए बी और डी ऑप्शन रह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। ट्रुप मीन्स क्या होता है? सैनिकों का समूह। ठीक है। सैनिकों के दल को क्या कहते हैं? ट्रुप कहते हैं। ट्रुप्स। ठीक है। जो सैनिकों का समूह होता है ना, 10-10, 15-15 लोगों का, जितना भी लोगों का समूह होता है, ट्रुप कहते हैं उसको, सैनिकों के समूह को। और पैक किसको कहते हैं? पैक कहते हैं जानवरों के समूह को। ठीक है। और हर्ड किसे कहते हैं? हर्ड कहते हैं झुंड होता है किसका? किसका झुंड होता है? हर्ड मीन्स होता है झुंड किसका? हाथियों का। हर्ड किसे कहते हैं? हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। पैक किसे कहते हैं? जानवरों के समूह को पैक कहते हैं। ट्रुप किसे कहते हैं? जो सैनिकों का समूह होता है उसको ट्रुप कहते हैं। प्राइड किसे कहते हैं? प्राइड कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ लायंस। शेरों का झुंड होता है, शेरों के झुंड को क्या कहते हैं? प्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है उसका चुनाव करना है। तो इसमें सीधा सीधा है। जो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है। कंपटीशन की स्पेलिंग पूछी गई है। कंपटीशन की स्पेलिंग क्या है? COMPETITION। कंपटीशन मीन्स क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन मीन्स क्या होता है? प्रतियोगिता। COMPETITION, कंपेटिशन। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। कंपटीशन बोलते हैं, मतलब अलग अलग बोलने का तरीका होता है लोगों को, थोड़ा स्लैंग के अनुसार। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आप जिसको भी मतलब जो भी बोलने में आपको इजी महसूस हो, जिससे आपको याद रह सके, उस तरीके से याद किया कीजिए। ठीक है। हर व्यक्ति के मतलब समझने का और एब्जॉर्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखेंगे क्या जो स्पेलिंग क्या है? कॉम्पिटिशन। COMPETITION। कंपटीशन मीन्स क्या होता है? प्रतियोगिता। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन और किसके लिए? क्लोज पैसेज के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, बहुत इजी मेथड से। आपको एक एक क्वेश्चन क्लियरली करके बताऊंगा कि क्लोज पैसेज हमको कैसे फिल करना है। क्योंकि क्लोज पैसेज में तो फिल इन द ब्लैंकेट जैसा होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक करना होता है। और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें पता ही है आप लोगों को कि क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो बढ़िया अच्छे तरीके से आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए और क्लोज पैसेज के लिए। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।